समकालीन हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए वरिष्ठ लेखक हरभजन सिंह मेहरोत्रा की लिखी हुई कहानी निरुत्तर। हरभजन सिंह जी पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं, साथ ही एक प्रतिष्ठित लेखक भी हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। गिफ्टी खिलौने के लिए बराबर जिद किए जा रही थी। मुझे लगा उसे साथ लाना गलत हो गया, घर पर ही रहने देते। सत्यादी ने उसे संभाल लेना था। झुंझला कर निमिषा की तरफ देखा। वो मेरे पास आते हुए कह रही थी, ले लीजिए ना, कैसी ललचाई आंखों से देख रही है एरोप्लेन को। उसकी टोक मुझे नागवार गुजरी। कुछ कहा तो नहीं, बस उसे घूर कर देखा। सहम कर वो पीछे हट गई। दरअसल दुकानदार किसी दूसरे ग्राहक से एक हवाई जहाज़ की सौदेबाजी में लगा हुआ था। ये इत्तेफाक ही था कि गिफ्टी खिलौने को देखते ही उसे पाने की हसरत में दीवानावार मचल उठी थी। ये अचानक ही हुआ था, ऐसा कहना ठीक नहीं था। बच्चे तो खिलौनों के मुरीद होते हैं। उसकी निगाहें वहीं की वहीं जमी रह गई थीं। दुकानदार हवाई जहाज़ को ज़मीन से कुछ फुट की ऊंचाई में उड़ा रहा था। कभी कलाबाजियाँ खाता, कभी और ऊपर जाकर फिर से नीचे आता, कभी घूम जाता तो कभी बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता, फिर नीचे झुकता और कांच के बने काउंटर पर उस बच्चे के सामने आकर खड़ा हो जाता। बच्चा हर्षित होते हुए ताली बजाता और होंठों से निकली उसकी हंसी दुकान के चप्पे चप्पे में मुखरित हो जाती। इस समय हवाई जहाज़ निश्चल और अडोल खड़ा था। उसके आगे की ओर 3 पंख लगे हुए थे, जो क्रमशः धीमे होते हुए बंद हो गए थे। लाल रंग से चमकती रोशनियां भी जहाज़ के रुकते बुझ गई थीं। सचमुच से लगते उस जहाज़ का सारा नियंत्रण दुकानदार के हाथ में पकड़ा रिमोट था, जिसके बटनों से खेलता वो जहाज़ के करतब दिखा रहा था। दुकानदार को खिलौना डिब्बे में डालते देख गिफ्टी ने मेरी बाँह झंझोड़ते लड़ियाते से स्वर में कहा, पापा एरोप्लेन ले दो ना। बेटा, आपके लिए भी हमारे पास एक बढ़िया सा हवाई जहाज़ है, दुकानदार गिफ्टी के हौसले को उकसाते हुए बोला। हवाई जहाज़ पैक करा रहे उस आदमी ने मेरी तरफ देखा था, मानो जांच रहा हो कि मेरी हैसियत उस खिलौने को खरीदने की है भी या ऐसे ही इतनी ऊंची दुकान में आ गया है। दरअसल दुकानदार ने प्रसाधन सामग्री का एक काउंटर भी अलग से बनाया हुआ है। निमिषा अपना सामान यहीं से ले लेती है। वैसे ये दुकान घर से 3-3.5 मील दूर तो होगी। रोज़ रोज़ यहाँ बाजार करने हम लोग आते भी नहीं थे। कोई काम इधर का निकलता तभी यहाँ आते। यहाँ के बाज़ार की खरीदारी दूसरे और बाज़ारों की अपेक्षा महंगी भी थी। हाँ, सामान ज़रूर गुणवत्ता की कसौटी पर खरा साबित होता। फिर यहाँ की प्रसाधन सामग्री निमिषा की पहली पसंद भी थी। अपनी माँ या बहनों से मिले पैसों को वह इन्हीं चीज़ों में खर्च करती थी, मुझसे नहीं मांगती थी। हो सकता है मेरी तंगदस्ती को समझते हुए ना कहती हो। हाँ, गिफ्टी के लिए उसकी फहरिस्त में कोई कटौती ना होती। अक्सर ही कोई ना कोई मांग उसके लिए मुझसे करती ही रहती। मैं भी कोई ना कोई बहाना बनाकर की गई उसकी फरमाइश को आगे के लिए खिसका देता या ओवरटाइम से मिले पैसों से बेटी की ज़रूरतों को लेकर निमिषा के आग्रह को पूरा कर देता। अतिरिक्त कार्यकाल से कमाया धन हम लोगों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं था। महीने की पगार से जब ज़रूरतों की पूर्ति नहीं हो पाती तो उन्हें महीने की 26 तारीख को मिलने वाले ओवर टाइम तक टाला जाता है। बेचारी निमिषा, वो भी अधूरी पड़ी ख्वाहिशों के पूरा होने के भुलावे में उस दिन को किसी जश्न की तरह मनाती है। 56 भोग न सही, पर मेज़ भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थों से सजी पूरे कमरे में गमकने लगती है। कभी कभी भुलावे में जीना भी सुखकर की प्रतीति करा जाता है। काश मैं कुछ बेहतर कर सकता, लेकिन ये अतिरिक्त कमाई तभी संभव हो पाती है जब अगली पाली का बंदा ड्यूटी ना आए। ये डिलीवर भी कमाल के हैं, साले कभी बीमारी नहीं पड़ते। उनकी घरवालियाँ भी इतनी होशियार और तंदुरुस्त हैं कि उनको छुट्टी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अलबत्ता मेरे साथ कोई ना कोई व्यवस्था मजबूरी बनकर आ खड़ी होती है और मेरे ना आने से उन लोगों की पौबारह हो जाती है। काश मैं इंजीनियर बनने के बजाय किसी कॉलेज में हिंदी, अंग्रेजी या इकोनॉमिक्स का अध्यापक ही बन जाता। हाय हाय ना किचकिच, बनाओ सबको शिक्षित। रुपया पैसा तो कमाता ही, मान सम्मान अलग से मिलता। इससे पहले कि मैं इसका सोग मनाता, दुकानदार को शो केस से एक नया जहाज़ निकालते देख
मेरी रही सही हिम्मत की रास तोड़ाकर घोड़े भी मुझे अकेला छोड़ सर पर टिकल भागे। निमिषा को घर जाकर भी जी भर कोसने का इससे माकूल मौका शायद मुझे दोबारा ना मिलता, पर आज के दिन उसके अवतरित होने के ख्याल ने मेरे दुस्साहस को निस्सहाय कर दिया। निमिषा पर मुझे कोफ तो जरूर हुई, बस बिना बोले हलाहल को गले से नीचे उतार दिया और वफादार खाविंद की तरह जेब में पड़े रुपयों का हिसाब लगाने लगा। आज निमिषा का जन्मदिन है, उसके लिए कोई उपहार लेना है, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करना है। ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, पर केक लेना भी ज़रूरी है। निमिषा को मोमबत्तियाँ बुझाकर लोगों की तालियों की लय में हैप्पी बर्थडे सुनना बहुत अच्छा लगता है। उस समय उसकी आंखों में खुशी की एक चमक दिखाई देने लगती है। लगता है जैसे सारे जहां का आनंद उसमें आकर समा गया है। मैं भी भाव विह्वल होते हुए उन आंखों को चूमना चाहता हूँ, पर माँ बहन की मौजूदगी में इस प्रक्रिया को किसी और वक्त पूरा करने की हसरत में मुलतवी कर देता हूँ। गिफ्टी आंखों में हसरतें समेटे कभी दुकानदार को तो कभी मेरी ओर देखती है। सपने तो देखने चाहिए। मैं गिफ्टी की पीठ थपथपाते हुए कहता हूँ, कीप इट अप। निमिषा मुझे आंखें फाड़ कर देखती है, शायद सोच रही हो इसे क्या हो गया। यार तुम समझती नहीं हो, मेरे पास आज का बजट पूरा करने के लिए रुपए अरेंज करना शायद मुश्किल हो। प्लीज़ गिव मी सपोर्ट। पत्नी किसी तस्वीर में बनी आकृति की तरह स्थिर सी हो जाती है। मुझे उस पर बेहद तरस आता है। बीबी ने समझौता करना चाहा। कॉस्मेटिक की जगह बच्चे के लिए खिलौने को तजवीज़ दी। अपनी बलिदानी निर्णय से उसने मुझे अवगत भी कराया, पर हवाई जहाज़ की कीमत इतनी ज़्यादा थी कि प्रसाधन सामग्री की कुर्बानी के बाद भी वो खिलौना नहीं ले सकते थे। मैंने गिफ्टी को समझाने की कोशिश की तो वो बिसूरने लगी। उसे बहला फुसलाकर सामान्य कर देना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन बाहर वालों की मौजूदगी में उसके अड़ियल मनोवृत्ति से मेरे भीतर बेचैनी सी तारी होती जा रही थी। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। ना जाने कितनी दफ़े मैंने बेटी की फरमाइश का गला घोटा है। मुझे रंज तो बहुत हुआ, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। लेकिन मन ही मन मैंने तय किया, इस बार ओवर टाइम का पैसा मिलने पर गिफ्टी को ये ना सही तो कोई और अच्छा सा खिलौना खरीद कर ज़रूर दूंगा। इत्तेफाक से बीते महीने ओवर टाइम करने के मौके कई बार हाथ आए थे। 8-9 दिहाड़ियाँ तो बनी गई थीं, जिनकी अच्छी रकम मिलनी तय थी। 5 बरस की गिफ्टी को दुकान से निकलते खिलौने को बुलाने में देर नहीं लगी थी, ऐसा मानकर मैंने भी तसल्ली कर ली थी। बाहर मोटर कारें, स्कूटर, रिक्शे और साइकिलों को देखते हुए वो उसी दुनिया में मस्त हो गई थी। लेकिन उड़ता हुआ हवाई जहाज़ शायद उसकी स्मृतियों के दरीचों में अभी भी कहीं अटका हुआ था, जिसे मैं नहीं समझ सका था। दूसरी दुकान के अंदर दाखिल होते हुए वो फिर से कहने लगी थी, पापा इस अंकल के पास भी एरोप्लेन है। मैं मन मसोसते हुए बोला, नहीं बेटा, आपके लिए जब हमें पैसे मिलेंगे उसी अंकल के पास जाकर एरोप्लेन लेकर आएंगे, जिसे हमारी बिटिया रानी खूब उड़ाएगी। सच्ची? अपने में खोई हुई सी गिफ्टी ने कहा। ज़रूर अपनी कल्पना में वो हवाई जहाज़ उड़ा रही होगी। किस तरह से हम लोग बच्चों को सपनों की डोरी थमाकर उनकी मनचाही वस्तुओं से वंचित कर देते हैं। मुझे याद आया, माँ की एक महंगी दवाई डॉक्टर के कहे अनुसार दिन में 2 बार देने के बजाय 1 बार देकर ही अपने कर्तव्य की इति कर चुका हूँ मैं। हे ईश्वर, कितनी बार खड़ा होना पड़ेगा कटघरे में अपने अपराधों के लिए। ना निमिषा को सुख दे सका, ना माँ को, और अब बच्चे को उसकी खुशी से वंचित कर रहा हूँ। मन क्लांत हो आया। उधर अपनी पसंद का सूट पत्नी को ढूंढते देख इस आशंका से अंतर फिर से कलेश आ गया। कहीं महंगा सूट ले लिया तो शाम को केक काटना या बाहर का भोजन सब टाएं टाएं फिस हो जाएगा। जी चाहा सामने की दीवार से सिर फोड़ दूं, लेकिन इतना भी नहीं कर सकता था। फिर ख्याल आया, रुपयों की कमी बेशी किसी दोस्त से उधार लेकर पूरी की जा सकती है। अपनी सोच पर मैं आश्वस्त हो गया। कोई बात नहीं, रोज़ तो ऐसे दिन आते नहीं। रात की अभिसारिका की कल्पना ने मेरा रोम रोम बसंती कर दिया। इस बीच सेल्समैन निमिषा को कई सूट दिखा चुका था। इन सब के बावजूद वो जब भी कोई सूट निकालता अपने बदन से लगाकर उसके रंग, कपड़े की खासियत और सूट में हुए काम की तारीफ़ों के पुल बांध देता। अब न जाने उसे क्या पसंद था।
नारी मन की था पाना बहुत मुश्किल है। निमिषा के साथ बाजार करना बेहद उबाऊ और खर्चीला होता है। शायद सब औरतें इसी तरह से करती हैं। इस बार का सूट निमिषा को पसंद आ गया था। मैंने स्टूल से उचककर सूट पर लगे कीमत का टैग कपड़े की गुणवत्ता जांचने के बहाने टटोला। कीमत पढ़कर मेरे होश उड़ गए। पत्नी ने मेरे हाथ से सूट झटक कर किनारे रख दिया और कोई दूसरा सूट दिखाने के लिए भाई से कहा। सेल्समैन को लगा मैडम शायद 2-3 सूट और लेंगी। वो अतिरिक्त उत्साह में अंदर जाकर कमरे से आनन फानन में 3-4 सूट उठाकर ले आया। निमिषा ने उन सूटों पर कोई खास तवज्जो नहीं दिखाई। आदमी विचलित नहीं हुआ। स्त्रियों के साथ तो उसका रोज़ का साबका पड़ता है, लिहाजा हमेशा की तरह इसे एक अनिवार्य दिनचर्या मानकर वो भी निमिषा के सामने डटा रहा। एक के बाद एक कई सूट उसने बिना किसी हील हुज्जत के दिखा दिए। निमिषा देखती नकारती और अन्य सूटों को दिखाए जाने की लालसा में उसकी आंखों में झिलमिलाते सितारों सी उम्मीद और उत्साह की बेकरारी लश्कारे मारती देखी जा सकती थी। इतने कपड़े देखने के बाद भी मुझे वो कतई ऊबी और थकी हुई नहीं लग रही थी। अलबत्ता मेरे होश जरूर फाख्ता हो चुके थे। गनीमत रही कि तभी उसने अपने बगल में फैले सूटों को फिर से पलटना शुरू कर दिया। आदमी ने उस सूट को जिसे पत्नी ने अलग करके रखा था उठाते हुए कहा, मैडम इसे पैक कर दूं? पर मैडम ने उसे मना करते हुए बदस्तूर बिखरे सूटों को उलट पुलट करने में अपने को व्यस्त रखा। सेल्समैन मुंह बनाता नीचे बैठ गया। तब तक एक सूट अपने हाथ में लेते हुए आगे पीछे से देखा परखा, फिर अपने से लगाकर मेरी तरफ मुखातिब होते हुए बोली, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, खाना पूर्ति करते हुए मैंने कह दिया, जबकि पत्नी अपनी और मेरी पसंद को खूब अच्छे से समझती है। मैडम जी ट्रायल रूम में पहनकर देख लें, सेल्समैन ने कहा। निमिषा को उसका सुझाव अच्छा लगा और वो झट से ट्रायल रूम में चली गई। अंततः उसे वो सूट पसंद आ गया। मेरी भी उल्टी गिनती करती सांसें अपना सुर ताल पर लौटी, क्योंकि उसकी कीमत मेरे बजट में थी। इस दौरान मैं गिफ्टी की तरफ से भी गाफिल हो गया था। पत्नी तो अपने लिए सूट पसंद करने में गर्क थी, अब जाकर उसकी तरफ मेरी निगाहें गईं। बल्कि निमिषा को भी गिफ्टी की सुध आई, जो अलमारियों में करीने से रखे रंग बिरंगे कपड़ों को अपने नन्हे हाथों से मगन हुई सहलाने में लगी पड़ी थी। निमिषा उसका हाथ थाम दुकानदार से अपना पैकेट लेने काउंटर की ओर बढ़ गई। मैं पीछे पीछे वहाँ पहुँचा तो उसने मुझे पैसे देने के लिए कहा। मैंने जेब से रुपए निकालते हुए दुकानदार को धीरे से बोला, कोई गुंजाइश? दुकानदार ने हाथ हिलाते हुए कहा, बेफिक्र रहिए, बिल्कुल वाजिब दाम लिए हैं। अपनी बात से मुझे म्लान भी हुआ। खामखा उससे दाम कम करने के लिए बोला। बात भी नहीं रखी मेरी और उसके पीछे लगी तख्ती जिस पर लिखा था एक दाम देखते हुए रुपए गिनकर दुकानदार की तरफ बढ़ा दिए। पैसे गले में डालकर लिफाफा श्रीमती की तरफ बढ़ाते हुए उसने बड़े अदब से कहा, दीदी फिर आइएगा। इसके लिए उसने हाथ भी जोड़ने जरूरी समझे। साले सब नौटंकीबाज हैं। बड़बड़ाते हुए दुकान की सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ गया मैं। गिफ्टी भी दुकानदार की बातों से निहाल हुई जा रही माँ का हाथ छोड़कर हुलस कर मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने लाड़ से उसका हाथ पकड़ा और कुछ सोचते हुए पूछा, बेटा जी मैंगो शेक पिएंगी? उसने बड़े भोलेपन और मासूमियत से कहा, आपके पास पैसे हैं? मैं अवाक और जड़ हो गया। ऐसी उम्मीद तो हरगिज़ नहीं थी उससे। आजकल के बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। अभी आप सुन रहे थे हरभजन सिंह मेहरोत्रा जी की लिखी हुई कहानी निरुत्तर। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।